हेलो दोस्तों, अभी के टाइम में सोशल मीडिया पर आप लोग एक न्यूज जरूर सुने होंगे कि हिंडनबर्ग ने अडानी के खिलाफ एक रिपोर्ट पब्लिश करी है और उस रिपोर्ट की वजह से अडानी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि ये नुकसान सिर्फ अडानी को नहीं हुआ, बल्कि इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा इंडिया को भी पड़ेगा। और हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले समय में अडानी के साथ साथ भारत को भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्यों, कैसे और हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट के साथ इंडिया का क्या रिलेशन है कि उसको भी इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज से, आइए जानते हैं इस वीडियो में। Adani Group companies are continuing to face backlash after a report from Hindenburg Research. 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आते ही अडानी ग्रुप ने इसका खंडन कर दिया। The major short seller Hindenburg Research. हिंडनबर्ग ने जब अपनी रिपोर्ट जारी की थी तब कहा था कि कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड है। दोस्तों, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को समझने के लिए हमें पहले ये समझना जरूरी है कि गौतम अडानी है कौन और उनका इंडिया के साथ किस तरह का रिलेशन है। बेसिकली गौतम अडानी इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। साल 2020 से पहले अगर इंडिया का कहीं भी नाम लिया जाता था तो बिजनेसमैन मुकेश अंबानी का नाम जरूर आता था, क्योंकि वो दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसानों में से एक थे। लेकिन साल 2020 के बाद ये टाइटल मुकेश अंबानी से हटकर गौतम अडानी के पास आ गया। गौतम अडानी न सिर्फ इंडिया के सबसे अमीर इंसान है, बल्कि इनका नाम दुनिया की टॉप 3 रिचेस्ट पर्सन के लिस्ट में भी आता है। इसके अलावा जनवरी 2023 में गौतम अडानी की नेट वर्थ ने $120 बिलियन को टच किया था। ये चीज जानना बहुत जरूरी थी, क्योंकि गौतम अडानी की अमीरी का ताल्लुक सिर्फ इंडिया से है। लास्ट के 3 इयर्स में अडानी के नेट वर्थ ग्राफ में $100 बिलियन का इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। और इस इजाफे के पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, और वो है इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि गौतम अडानी की मेजर कंपनीज का बेस इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर है। वैसे तो इनकी बहुत सारी कंपनीज है, उन्हीं में से एक है अडानी टोटल गैस, जो कि पूरी इंडिया के अंदर गैस के डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करती है। इसके बाद है अडानी ट्रांसमिशन, जो कि पूरे इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक पावर को कंट्रोल करती है। इसके बाद है अडानी ग्रीन एनर्जी, जो कि पूरे इंडिया के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी को मैनेज करती है। इसके बाद आती है अडानी इंटरप्राइजेज, जो कि पूरे इंडिया के अंदर कोल माइनिंग पर ध्यान देती है। इसके बाद आती है अडानी पावर, जो कि पूरी इंडिया के अंदर कोल माइनिंग पावर को जनरेट करती है। इसके बाद आती है अडानी पोर्ट्स, जो कि पूरे इंडिया के अंदर सी पोर्ट्स को भी मैनेज करती है। और फिर इसके बाद भी अगर देखें तो पूरे इंडिया के अंदर मेजॉरिटी ऑफ एयरपोर्ट्स अडानी के पास ही है। ये जितनी कंपनीज का हमने नाम लिया, ये सारी की सारी कंपनीज इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर से लिंक करती हैं, और इन सारी कंपनीज का होल्ड एक अकेले इंसान अडानी के पास ही है। अब इन सब से आपको एक चीज तो पता चल गया होगा कि अडानी और इंडिया का रिलेशन क्या है, और इसी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की वजह से इंडिया ने पिछले कुछ सालों में काफी तेजी से तरक्की की है और अभी कर भी रहा था। और अडानी के शेयर पूरे स्टॉक मार्केट को रोल भी कर रहे थे टिल 24 जनवरी 2023, क्योंकि 24 जनवरी को एक रिपोर्ट आती है जिसकी वजह से अडानी के सारे पिलर्स हिल जाते हैं, और जिसकी वजह से अडानी को सिर्फ 10 दिनों में $125 बिलियन का नुकसान होता है। लेकिन बात सिर्फ अडानी तक महदूद नहीं रहती, क्योंकि इस रिपोर्ट की वजह से इंडिया को भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और आने वाले समय में होगा भी। इसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे, लेकिन हमें पहले ये समझना जरूरी है कि इस रिपोर्ट में है क्या और आखिर इस रिपोर्ट को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों मिल रही है। मेरी वीडियोस जो देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि मैं किस रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। ये एक फाइनेंशियल रिपोर्ट है जो कि हिंडनबर्ग के द्वारा पब्लिश करी गई है। जो लोग हिंडनबर्ग को नहीं जानते उन लोगों को बताता चलूं कि हिंडनबर्ग एक फाइनेंशियल एनालिस्ट और रिसर्च बेस्ड कंपनी है, जिसे साल 2017 में शुरू किया गया था। इस कंपनी को लॉन्च करने का मकसद सिर्फ एक ही था कि स्टॉक मार्केट में हुए गए सारे फ्रॉड्स को एक्सपोज किया जा सके, ताकि किसी एक कंपनी के किए जाने वाले फ्रॉड की वजह से मेजॉरिटी ऑफ पीपल का नुकसान न हो सके। लेकिन शायद अब आप ये सोच रहे होंगे कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाती हैं और पब्लिश करती हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में कोई खास फर्क देखने को नहीं मिलता। तो हिंडनबर्ग की केस में इतना ज्यादा अटेंशन क्यों है? तो इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब है कि हिंडनबर्ग का बैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। हिंडनबर्ग ने 2017 से लेकर अब तक 30 कंपनीज को टारगेट किया है, और इनकी रिपोर्ट्स के अंदर इतनी ज्यादा सच्चाई थी कि इन 30 कंपनीज के शेयर विद इन 15 डेज 15%
और विद इन 6 मंथ्स में 26% डिक्रीज हुए। और इसके अलावा 2022 में हिंडनबर्ग ने एक चाइनीज कंपनी द चाइना मेटल रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन लिमिटेड के ऊपर एक रिपोर्ट बनाई थी और इंटरेस्टिंगली हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट की वजह से इस कंपनी के 90% से ज्यादा शेयर गिर गए थे। इतना ज्यादा अच्छा बैक रिकॉर्ड होने की वजह से हिंडनबर्ग पर पूरी दुनिया आंख बंद करके ट्रस्ट करती है। लेट्स कम टू द मेन पॉइंट कि हिंडनबर्ग को इस रिपोर्ट को पब्लिश करने का क्या फायदा है, साथ ही इन सब चीज का चाइना को क्या नुकसान हो रहा है और आने वाले समय में ये सारी चीजें चाइना को क्या फायदा देने वाली है। एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी शुरू होने वाली है, इसलिए बहुत गौर से सुनिएगा। ऐसा नहीं है कि हिंडनबर्ग एक सिर्फ रिसर्च बेस्ड कंपनी है, बल्कि ये एक एक्टिविस्ट के तौर पर भी काम करती है, यानी कि ये अपनी रिपोर्ट को पब्लिश करने से बहुत ज्यादा पैसा कमाती है। हिंडनबर्ग सिंपली इस तरीके से पैसा कमाती है कि जिस भी कंपनी को एक्सपोज करना रहता है, पहले उसके शेयर्स को शॉर्ट सेलिंग करती है। शॉर्ट सेलिंग बेसिकली स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा कमाने का एक तरीका है। स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा कमाने का सिर्फ 2 ही तरीका है। एक तो यह कि किसी कंपनी का शेयर आप खरीदते हो और बाद में वो शेयर ऊपर चला जाता है, यानी कि उसका प्राइस बढ़ जाता है, तो आपको उसका मुनाफा होगा। और दूसरा ये कि आप किसी कंपनी के शेयर को बोरो करते हो, यानी कि उधार लेते हो, फिर उसके बाद वो कंपनी डाउन जाती है तो आपका फायदा होता है। आसान लफ्जों में समझा जाए तो शॉर्ट सेलिंग से आप पैसा उस वक्त कमा सकते हो जब मार्केट क्रैश होती है। और हिंडनबर्ग की खास बात यह है कि वो अपना सारा पैसा मार्केट क्रैश के ऊपर इन्वेस्ट करती है। अब अडानी की केस में हिंडनबर्ग ने अडानी के शेयर्स को शॉर्ट सेलिंग की है, जिसकी वजह से मार्केट क्रैश में हिंडनबर्ग को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। लेकिन इसका नुकसान सिर्फ अकेले अडानी को नहीं हो रहा, बल्कि इंडिया को भी हो रहा है, क्योंकि अडानी का जितना भी एम्पायर है वो सब बबल इकोनॉमी बेस्ड है। शायद आपको सुनकर हैरानी होगी कि अडानी के ऊपर इस वक्त 2.1 ट्रिलियन इंडियन रुपीस का कर्ज है। इस इतने बड़े कर्जे के अंदर SBI का भी हिस्सा मौजूद है, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी अडानी को $2.6 बिलियन का लोन दिया हुआ है। इसी के साथ इंडियन बैंक का भी $2 बिलियन कर्ज है। इसके अलावा LIC ने भी अपने 60,000 करोड़ रुपए अडानी को लोन के तौर पर दिए हैं। और सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि ये सारा का सारा पैसा इंडियन लोगों का है। अब अडानी की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में क्रैश आया है और इसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर का इंडिया के ऊपर से भरोसा उठ गया है और वो अपना सारा का सारा पैसा इंडिया से निकाल रहे हैं। इसके अलावा जिन लोगों का पैसा इन बैंकों में मौजूद था और इन बैंकों ने अडानी को लोन के तौर पर दिया था, वो लोग भी अब इन बैंकों से अपना पैसा निकाल रहे हैं। अब इन पैसों को बैंकों के अंदर से निकालने की वजह से लिक्विडिटी का इशू क्रिएट होता है और जब भी बैंक में लिक्विडिटी इशू क्रिएट होता है तो बैंक प्रोडक्टिव कामों के लिए पैसा नहीं दे पाता। प्रोडक्टिव कामों का मतलब ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, रोड बनाना या फिर मैन्युफैक्चरिंग करना, क्योंकि ऐसे कामों के अंदर जो आउटकम मिलता है वो 5 या 10-20 ईयर्स के बाद मिलता है। अब ये तो बहुत सेंसिबल सी बात है कि अगर बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलप के लिए लोन नहीं दे पाएगा तो बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट फैलेगी। इसके अलावा बैंक अपना प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ा देगी, जिसकी वजह से लोन आम आदमी के पहुंच से बहुत दूर हो जाएगा। ये सारा का सारा सिनेरियो मेरा अपना बनाया हुआ नहीं है और ना ही ये किसी के ख्यालात हैं, बल्कि ये हकीकत है। क्योंकि जब भी किसी कंट्री की इकोनॉमी क्रैश करती है तो वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से फैल जाता है। और जो चीज आज इंडिया के साथ हुआ है वो 1990 में जापान के साथ हुआ था, क्योंकि जापान ने भी 1980s में बबल इकोनॉमी बनाई थी जिस तरह इंडिया ने आज बनाई है। और जिस तरह आज इंडिया की मार्केट क्रैश हुई है उसी तरह 1990 में जापान की मार्केट क्रैश हुई थी। और इतनी हैरान कर देने वाली बात है कि जापान की इकोनॉमी क्रैश होने के बाद जापान ने अगले 10 साल तक एक भी एम्प्लॉय को हायर नहीं किया था। और आज 33 साल गुजर जाने के बाद भी जापान अपनी स्टॉक मार्केट की क्रैश से बाहर नहीं निकल पाया। और शायद आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 2050 तक जापान इसी 1990 की क्रैश की वजह से बहुत बुरी तरीके से मुतासिर होगा। बाय द वे ये तो सारी चीजें थी कि इंडियन इकोनॉमी इस टाइम स्टेबल नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर एक चीज की डिस्कवरी हुई है जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी ना सिर्फ स्टेबल होगी बल्कि वो काफी हद तक ऊपर भी जा सकती है। उसको जानने के लिए आप लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अडानी के स्टॉक मार्केट के अंदर इस तरह से गिरावट आ जाना भारत के ऊपर किस तरह का इम्पैक्ट डाल सकता है? अडानी पर इम्पैक्ट पड़ने का मतलब है भारत के 7 बड़े एयरपोर्ट्स, 13 पोर्ट्स, मुंबई की पावर सप्लाई और हमारे सोलर एम्बिशंस, ये सब के सब एक ही साथ फेल हो जाएंगे। भारत आत्मनिर्भर बने या ना बने, लेकिन अडानी तो आत्मनिर्भर बन गया। आपकी क्या राय है कि इन सारी चीजों को सिर्फ एक आदमी हैंडल करना चाहिए या फिर नहीं? बाय द वे कमेंट सेक्शन आपके लिए बता सकते हैं।